बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब, आज के प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से। हैरत अंगेज तौर पर अली अमीन गंडापुर को केपी की सदारत से हटा दिया गया। वजीर आला तो रहेंगे, लेकिन उनको क्यों हटाया गया? इस हवाले से जो लॉजिक पेश किया जा रहा है, जो उजर पेश किया जा रहा है, उजर से ज्यादा बेहतर वर्ड यह है कि जनाब जो वजह बयान की जा रही है वो ये बयान की जा रही है कि जनाब वजीर आला भी रहे और सदारत भी करते रहे केपी की, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से उनको सदारत से हटाया गया है और वजीर आला की हैसियत से अली अमीन गंडापुर साहब काम करते रहेंगे। अच्छा, इस पर मैं जरा डिटेल में आज बात करूंगा और साथ साथ मतलब मैं आज अपने प्रोग्राम में आपसे किन किन टॉपिक्स पर बात करना चाह रहा हूं, इस पर जरा मैं डिटेल में पहले आपको पॉइंटर्स दे दूं। दूसरी बात, जब हम लोग पिछले कई दिनों से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात की बातचीत हो रही थी, उस वक्त मैं अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम्स में बात जरूर कहता था कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा है, और ये मुतालबा आज का नहीं, ये मुतालबा एक अरसे से वो करते चले आ रहे हैं कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के वाकयात का, इसके अलावा 26 नवंबर के वाकयात का आप जुडिशल कमीशन बनाए। अगर हुकूमत को बनाना होता तो क्या अभी तक बना नहीं चुकी होती? और अगर हुकूमत को बनाना होता तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने धरने, इतने एहतजाज, इतने लॉन्ग मार्च, ये तमाम चीजें, ये तमाम हुज्जत करने की जरूरत पेश आती? और फिर मैंने ये सवाल अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के सामने भी रखा कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती है तो देन व्हाट? फिर आगे क्या होगा? फिर आगे आपकी सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, या फिर इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? 28 तारीख को एक बार फिर से मुज़ाकरात के हवाले से बैठक होनी, और अभी मैं देख रहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का बॉयकॉट करने का फैसला कर दिया है। अच्छा, इस हवाले से उमर अयूब क्या कहना था, जरा पहले ये सुन लीजिए, फिर जरा आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से। उमर अयूब ने क्या कहा कि जनाब अब मुज़ाकरात या बातचीत आगे कब बढ़ेगी, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का बॉयकॉट करेंगे। जरा गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर आते हैं वापस। हमने बिल्कुल अपनी नेगोशिएशंस कट ऑफ कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जो कमीशंस है उनको भी नहीं बनाया। तो लिहाजा 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। जनाब, हिस्सा हम नहीं लेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं खुसूसन उमर अयूब साहब से राब्ता किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। एक बात तो ये हो गई, इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल सियासत में क्या हो रहा है, ये बताया गया जनाब कि अली अमीन गंडापुर साहब को इसलिए पार्टी की सदारत, केपी की पार्टी की सदारत से हटाया गया क्योंकि वो वजीर आला की हैसियत से काम कर रहे हैं। मेरी याददाश्त तो काफी अच्छी है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या याद रखते हैं नहीं रखते, लेकिन आप एक बात बताइए, इससे पहले वाली जो, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम हुकूमत की बात करें तो खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे, तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं थे? अगर हम बात करें डिप्टी वाइस चेयरमैन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब थे, तो क्या उन्होंने वजारत खारजा का कलमदान नहीं संभाला हुआ था? इसके अलावा अगर हम परवेज खटक साहब की बात करते हैं तो वो वजीर आला केपी भी रहे, तो क्या वो वजीर आला केपी के साथ साथ क्या उन्होंने केपी की सदारत नहीं की है? क्या ये उजर, क्या ये वजह आपको वैलिड लगती है कि अली अमीन गंडापुर को इसलिए पार्टी की सदारत से हटा दिया गया क्योंकि वो वजीर आला की हैसियत से काम कर रहे थे? आज तक जो भी पार्टी का सरबरा होता है, जो चेयरमैन होता है, वही वजीर आजम के ओहदे के लिए इंतखाबात लड़ता है, फिर वजीर आजम बनता है, लेकिन पार्टी की सदारत नहीं छोड़ता। तो उसूली तौर पर यह बात फिलहाल अभी समझ नहीं आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो वजीर आला केपी के हैसियत से काम कर रहे थे। और क्या पहली बार ऐसा हुआ? पिछले 1-1.5 साल से वो पार्टी की सदारत भी कर रहे थे और वजीर आला केपी की हैसियत से काम भी कर रहे थे। असल बात जो अक्सर और बेशतर ये कही जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस ओहदे से फारिग करने की वजह, यानी पार्टी की सदारत से फारिग करने की वजह, सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब बुशरा बीबी को एक बार फिर से सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी साहबा जब से वो जेल से रिहा हुई थी तब से वो केपी में मौजूद हैं और वहां पर वो पार्टी के मामलात को भी देख रही हैं, सदारत भी कर रही हैं, दीगर मामलात को भी देख रही हैं। और फिर खान साहब से जो जेल के अंदर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें अक्सर लोगों ने केपी के अंदर माली बदउनवानी का जिक्र करना शुरू कर दिया। तमाम लोगों ने कहा कि जनाब कुछ बदउनवानी हो रही है, माली बदउनवानी हो रही है, जिसकी वजह से खान साहब को, और फिर ये बताया जा रहा है कि ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है कि अगर ये मामलात को बेहतर नहीं किया गया तो
हो सकता है कि वजीर आला की सीट भी चली जाए, लेकिन मतलब मैं इस चीज को अर्ली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब एक तवील अरसे तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का फेस रहे। आपने देखा होगा कि जितने भी लॉन्ग मार्चेस हुए, जितने भी उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करने का फैसला किया, उसकी सदारत एहतजाज की कौन करता था? अली अमीन गंडापुर साहब ही करते थे। तो क्या उनको वाकई में वजीर आला की हैसियत से अलग कर दिया जाएगा? ये भी एक बुनियादी और एक बड़ा सवाल है। इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, शाहिद खटक साहब से हमने आज टाइम लिया था। वो अली अमीन गंडापुर साहब के तर्जुमान भी हैं, केपी हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, लेकिन अभी मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी और पीसीआर भी। जैसे उनसे राब्ता होता है, इन तमाम चीजों पर जरा डिटेल में बात करेंगे। मीनवाइल महमूद मौलवी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे ही शायद खटक साहब आ जाएंगे तो कुछ सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से और अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया, इस पर जरा उनसे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का। सर ये बताइए, आपने भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तवील अरसा गुजारा है, ये वजह कि इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब को वजारत, क्योंकि वो वजीर आला की हैसियत से काम कर रहा है, तो उनको पार्टी की सदारत से हटा दिया गया। आपको लग रहा है कि ये एक्सेप्टेबल लॉजिक है? देखिए, ये एक्सपेक्टेबल लॉजिक पीटीआई के हिसाब से तो नहीं है, मगर पीटीआई के पास हिस्ट्री को देखते हुए ये बड़ा एक्सपेक्टेड था। उसकी वजह ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब काफी पॉपुलर हो गए थे और अच्छा। वो उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा था, तो इसलिए उनको कट टू साइज करने के लिए पहले तो उनको इस वक्त सदारत से हटा दिया गया है और अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि उनको वजीर आला से भी हटा दिया जाएगा। ये अच्छा, जो हटा मैं दिया देख रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसे ही हुई, ये कोई अजूबी बात नहीं है। जितने भी लोग पीटीआई में पॉपुलैरिटी के तरफ गए, तो आप देखें कि उनको कट टू साइज किया गया, चाहे वो तो इसकी वजह क्या है महमूद मौलवी साहब? क्योंकि आप इंटरनल पॉलिटिक्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बेहतर जानते हैं, आप उस जमात का हिस्सा रहे। इसकी वजह क्या आप ये कहें कि इनसिक्योरिटी मैं समझूं इसको, या क्या समझूं? देखिए, मेरे ख्याल से ये एक इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उसकी वजह ये कि कोई भी आदमी पॉपुलर होता है तो वो उसको बेसिकली वो वहां से उस पोस्ट से या उस जगह से हटा देते हैं ताकि कोई और नया लीडर पैदा ना हो सके। आप देखें पीटीआई में कोई नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कोई लीडर है नहीं। एक टाइम के ऊपर देखें, मैं बताऊं, असद उमर साहब बने, उसके बाद उनको साइड पे हो गए, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब काफी एक्टिव रहे, वो भी देखें वक्तन पर वक्तन उनको से। आज देखें ना, शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनको कोई मतलब कोई उनका जिक्र खैर भी नहीं करता, वो जेल में बेचारे पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो वो चाहते ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई की ये मेरे ख्याल से एक पॉलिसी है कि जो है नोबडी एल्स हैज टू बी महमूद मौलवी साहब, पॉपुलर। कौन सी जमात ऐसी है? चले, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नंबर 2 है कोई? मुस्लिम लीग नून के अंदर नंबर 2 कोई है? मैं ये देखिए, एक मैं जो खानदान है ना उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। आईपीपी के अंदर आप तसव्वुर करते हैं कोई नंबर 2 बनेगा बानी के बाद या चेयरमैन के बाद? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि ये पूरे हर पॉलिटिकल पार्टीज में या मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में ये ट्रेंड है। उसकी वजह ये है कि देखें, फिर हम डेमोक्रेसी की कहाँ बात करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी है तो पहले पार्टीज में होनी चाहिए ना। जब पार्टीज में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और मेजॉरिटी पार्टीज में डिक्टेटरशिप है इन वन फॉर्म और द अदर, तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम मुल्क में जो है हमें बड़ी क्लियर डेमोक्रेसी चाहिए और हर चीज जो है एज पर डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो फिर आप वहां पे भी ये देख लें कि उस वहां पे भी आई वुड से यही सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अलग से जमात तो ना हुई ना? फिर तो वो तो तमाम जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का एक कल्चर है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलो कर रही है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलो कर रही है वही तमाम सियासी जमातें फॉलो भी कर रही हैं। नहीं, देखिए, थोड़ा सा फर्क ये है कि तमाम जमातें जो है, पॉलिटिकल जमातें,
वो ये दावा नहीं करती कि जी हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। वो कहते हैं कि जी देखें अभी पीपल्स पार्टी है वो भुट्टो साहब की क्लैन को लेके चल रही है, ठीक है ना। PMLN है नवाज शरीफ साहब के क्लैन को लेके चल रही है, ठीक है ना। मगर PTI तो ये दावा करती है कि हम एक बिल्कुल हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ खानदानी पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए और विरासत की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये स्टेटमेंट ना दें, फिर ये कहेंगे देखें जी जैसे सब है बाकी हम भी हैं। अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि जी हम उनसे अलग हैं, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। मगर अगर आप भी उन्हीं की तरह हैं तो फिर लेट्स ठीक है। अच्छा महमूद साहब, मैं जरा हाजी गुलाम अली साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं, क्योंकि एक मामला ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन शायद अब क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी में तो वो नहीं जा रहे हैं, मुज़ाकरात पे तो नहीं जा रहे हैं, और फिर वो एक ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं कि जनाब एक बड़ा इत्तेहाद बनना चाहिए अपोजिशन का और हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। तो हाजी गुलाम अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF के सीनियर रहनुमा है, उनसे जरा गुफ्तगू शुनीद करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बना रहे हैं कोई ग्रैंड अलायंस वगैरह, कोई चीज बन रही है अपोजिशन की? देखिए सियासी अदवार में हमेशा जो लोग हुकूमत में आ जाते हैं तो अपोजिशन आखिरकार एक इत्तेहाद के लिए कोशिश करती है। और हमेशा अब अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें तो इसी तरह ग्रैंड अलायंस बने भी है, मुख्तलिफ नामों से इत्तेहाद बने हैं। और आजकल तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में हुकूमत अक्सरियत रखने वाली हुकूमत नहीं है। अकलियत की हुकूमत पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार है। अकलियत इसलिए मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम किसी मौके पे सपोर्ट करेंगे और किसी पे नहीं। तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करना और ना करना, तो ये हुकूमत तो अकलीती है। तो ये मुल्क के मसाइल, मुश्किलात और ये जो महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये जो रियासत को मुश्किलात दरपेश है, जो अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, ये किस तरह होगा? तो इस पर सियासी लीडरान का, सियासी जमातों का फर्ज बनता है कि वो बैठकर इकट्ठे हो जाए और किसी भी एजेंडे पर अपने अपने मंशूर के रखने के बावजूद सर आज तक कितनी बार हुआ सर हाजी साहब? देखिए ना ये आप भी देखिए आइन में तरमीम हर चीज मुमकिन है। और शायद PTI ने तो मौलाना साहब से टेलीफोन पर असद कैसर साहब ने बात की है और मेरे ख्याल में आज या कल, आज तो नहीं कल शायद उनकी मुलाकात हो जाए, परसों हो जाए। और इस तरह बाकी सियासी जमातें भी। लेकिन हम ये समझते हैं कि सियासी जमातें अब 21वीं सदी है और हमारे नौजवान, हमारे लोग बहुत आगे एजुकेशन में निकल चुके हैं। जिस तरह हमने 7 दहाइयां गुजारी है, अब मजीद इस तरह नहीं गुजर सकेगा। सर हुजूर मेरा सवाल तो सुने ना हाजी साहब, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, अपोजिशन की जमातें, आप भी मौलाना साहब अपोजिशन की एक बहुत बड़ी आवाज है, लेकिन जब कोई मसला आता है 26वीं यानी तरमीम की बात कर लें, दीगर मसाइल की बात कर लें, कुछ और चीजों की बात कर लें, तो सर फिर वो कहीं ना कहीं जाके फिर हुकूमत से हाथ मिला ही लिया जाता है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शिकवा करती नजर आई है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात गुजर चुके हैं। लेकिन जब वो अपनी जगह अपने अदवार में थे, जब इलेक्शन हुआ और उसके बाद जब PTI हुकूमत से हटी, तो देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कायदे जमीयत थे, कभी आपको ऐसा कोई लम्हा आप नहीं बता सकते कि ये इनसे मुलाकात हुई और कोई माजी का तस्करा हुआ है। अलबत्ता ये जरूर कहा है कि हमारा इनके साथ बैठक हो रही है, लेकिन हमारे और इनके दरमियान जो इख्तिलाफात है वो एक पहाड़ के मानंद थे और वो आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं। ये है सियासी बसीरत। और दूसरा ये कि मैं ये भी कहता हूँ कि सियासत में हमेशा आज का दोस्त कल का दुश्मन होता है और कल का दुश्मन फिर आज का दोस्त बन जाता है।
तो इस तरह के कोई एक मतमली या इस तरह के तंज और ताने ना देना चाहिए कि कल एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ अगर रखें हाजी साहब तो सियासी तौर पर रखना चाहिए ना, जातियात पर ना रखा जाए। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जातियात के हिसाब से मौलाना साहब पर ठीक ठाक किस्म के हमले किए थे, बट ऑन ये बात, इस बात को मेंशन करनी चाहिए कि मौलाना साहब ने उन तमाम चीजों को पसे पुश डाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने का फैसला किया। देखिए, हम सियासी लोग हैं और मुल्क को सियासी लोग ही तरक्की के मनाजिल तय करा सकते हैं। सियासी लोगों की जगह मौलाना साहब ने आज से एक हफ्ते पहले आपने उनके बयान सुनोगे कि सियासी लोगों को जेलों में रखने के लिए नहीं, सियासी लोगों को मैदान में होना चाहिए ताकि मुल्क की मुश्किलात पर सोचे और उसका हल निकाले। देखो, एक बहुत बड़ी बात है और हम आज भी कहते हैं कि हमने 70 साल जाया किए हैं और अब हुकूमतों को तो हाजी साहब, अगर ग्रैंड अलायंस बनता है अपोजिशन का, जैसे खान साहब की हुकूमत के खिलाफ भी बना था और मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह रहे थे, तो आपको लगता है कि इस बार भी अगर कोई अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनता है तो वो मौलाना साहब की सरबराही में ही बनेगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखिए, आप अगर देख लें, अगर सियासत में अगर कोई इस वक्त मुल्क की लेवल पर अगर कोई सियासतदान है फील्ड में तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। एक तो ये है कि वो अपनी बात बहुत वाज़ेह तरीके से एक जुर्रत के साथ करती है। दूसरा, इसमें कोई शब्द ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में अक्सरियत हमारी है, लेकिन जो कारकुन जमीयत उलमा इस्लाम के हैं तो वो नजरिए अकीदे पर अगर वो काल दे दे तो वो काल से हुकूमत बहुत घबराती है। तो बाकी ये जो अलायंस बनते हैं इसके सदारत या उहदे ये हमारे लिए सानवी चीज है, लेकिन उस वक्त जो टेबल पे जितनी सियासी जमातें बैठी होती है वो फैसला करती है कि कोई एक हमारा लीडर बन जाए, कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाए, तो वो जब सियासी जमातें इस पे मुत्तफिक हो जाए कि हमने एक ग्रैंड अलायंस बनाना है, तो फिर वही लोग फैसला करेंगे कि इस ग्रैंड अलायंस के लिए किसको वो मुफीद समझते हैं। ग्रैंड अलायंस के अगर बनता भी है सर, मैं हाजी साहब, फिर मैं कर्नल मारूफ साहब की तरफ भी जाऊंगा, मुस्लिम लीग नून की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे हाजी साहब, अगर ग्रैंड अलायंस बनता भी है तो उसकी बुनियादी मुतालबात क्या होंगे? जैसे कि आपने खुद कहा कि मौलाना साहब ने कहा कि सियासी रहनुमाओं को, कायदीन को जेल में नहीं बल्कि मैदान अमल में होना चाहिए, और ये मुतालबा होगा खान साहब की रिहाई मुतालबा होगा या फिर री इलेक्शन होगा या 26वीं आईनी तरमीम को रिटर्न वापस करने का होगा? ये तो हमारे जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पहले दिन से कह रही है कि ये इलेक्शन जो है नई इलेक्शन और हम इनको नहीं मानते हैं। और इसी तरह उस वक्त के जीते हुए और हारे हुए सारी पार्टियों ने कहा कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। अब चूंकि एक इत्तेफाक राय पैदा करना है, तो जब सियासी जमातें मतलब JUI हो या PTI हो, मैंगल साहब हो या दीगर जमातें हो, तो वो एक एजेंडे पे मुत्तफिक होंगे कि आया सर नो इलेक्शन की बात करते हैं या जो बातें भी करते हैं, तो वो हमारे बड़े जो है वो बैठ जाएंगे, तो वो एक फैसला करेंगे और हर एक जमात को कोई ना कोई नुक्ता शामिल करके एक एजेंडा बना देंगे और उसके लिए जदोजहद करेंगे। ठीक है, चले सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा कर्नल मारूफ साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उसने एक नून के रहनुमा। सर, जुडिशल कमीशन बना देना क्यों नहीं बनाते आप लोग? ये पहला बुनियादी मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। अच्छा, जब ये मुतालबा ऑन पेपर आया, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड ही आया, तो हम पहले आप लोग कहते थे कि जनाब रिटर्न में नहीं दे रहा है, अब रिटर्न में दे दिया, तो जुडिशल कमीशन बनाने में ऐसी क्या मामला आता है जिसकी जो रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया। मुझे ये बताएं कि जुडिशियल कमीशन बनाने से इनकार किसने किया है? अभी तक तो हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स को नहीं आया, इनको बहुत जल्दी है। ये असल में मुज़ाकरात गेम कर रहे हैं। इशू ये है कि इन्होंने ये कहा था कि वैसे पहली बात यह है मुज़ाकरात में ये डेडलाइन नहीं दी जाती,
शरायती रखी जाती, मुज़ाकरात खुले दिल से, खुले दिमाग से और बड़े आला ज़र्फ़ के साथ किए जाते हैं ताकि किसी मंतकी इंजाम पर पहुंचे। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि मैं कहता हूँ इखलाकी तौर पर इनको कोई डेडलाइन नहीं देनी चाहिए थी। फिर भी तो जी इन्होंने डेडलाइन दी और डेडलाइन इन्होंने 31 जनवरी की दी हुई थी और मुज़ाकरात से इन्होंने जो बाइकाट है वो 24 को कर दिया है। तो मुझे एक समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या ये चाहते हैं, इनकी अपनी ज़बान पे ही तो खड़े हो जाएं। ये तो हमेशा पहले भी यू टर्न के मास्टर थे, अभी भी इन्होंने ये किया कि अभी 24 तारीख से इन्होंने कर दिया। आज जो है स्पीकर ने इनको बुलाया है कि आप सुबह आएं और बात करें, तो वहाँ इनको ऑफिशियल जवाब मिलना था गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये जाने के लिए जा नहीं रहे। तो मुझे ये बताएं कि उस कमीशन जो है जुडिशियल कमीशन ने इनकार किससे किया? कभी किसी ने इनकार नहीं किया। उन्होंने उस पर मुख्तलिफ देखें, उस पर तबसरे क्या सराइयां होती रही, हर बंदा जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता रहा, लेकिन किसी ने ऑफिशियली इस पर इनकार नहीं किया कि जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा। और वो तो सुबह इनका जवाब मिला था, लेकिन ये पहले आउट कर गए हैं। अभी मुझे ये बताएं कि इस बात को भी इस तरह ऐसे खामखा सियासत करना और चीजों को आप जिंदा रहना। वैसे मेरे साहब एक बात और मैं बताऊं, हर वक्त सियासत की बातें होती रहती हैं, जुडिशियल कमीशन की बातें होती हैं, क्योंकि आज गवर्नमेंट पाकिस्तान में या स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है 1% और डाउन किया, पहले 10% किया था। अच्छा, मुल्क में इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो फॉरेन रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, क्रेडिट रेटिंग 2 दफा बेहतर हुई है, डिफॉल्ट का जो चांसेस है 93 से 33% पे आ गए हैं, स्टॉक मार्केट 1 लाख से क्रॉस कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने 20 बिलियन जो है लोन सैंक्शन कर दिया है, करंट अकाउंट जो है वो आपके सामने जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस जा रहा है, करेंसी रेट बिल्कुल इस्तेकाम है, सी पैक दोबारा चल रहा है, रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं, इसी तरह एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो ये चीजें हैं जो इशू है। बात यह है कि हर वक्त सियासत, इमरान खान की हो गया, बानी को ये हो गया जी, एक कमीशन बन रहा है जी, इधर इत्तेहाद हो रहे हैं। यार पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जा रहा है, इन चीजों पर भी डिस्कस होना चाहिए। इन लोगों को बुलाएं कि ये जो बेहतरी आ रही है, जब से इमरान खान जेल में है, कितनी बेहतरी आई मुल्क में, तो क्यों हर बंदा कह रहा है जी उसके लिए उसको बाहर निकालो, उसको ये करो। यार जिस इस्लाम से मुल्क में बेहतरी आ रही है उसको चलने दो। अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, मुल्क में इस्तेकाम आ रहा है। मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करता हूं। इंटरेस्ट रेट आप लोग 16 से नीचे लेकर आए हैं, 10.5 पर आ गया, सिंगल डिजिट पर लाने का आपका एक हदफ है, आप उसको अबूर भी कर लेंगे, वो हासिल भी कर लेंगे सिंगल डिजिट का। लेकिन सर ये बताइए, क्या दालों की कीमतें सस्ती हुई हैं? क्या गोश्त की कीमतें सस्ती हुई हैं? क्या अशिया खुरनोश की कीमतें सस्ती हुई हैं? क्या आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई है? बिजली और गैस की कीमतों में कमी आई है? पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है? डॉलर 280 से नीचे आया है। सर ये बुनियादी फैक्टर्स हैं जो आम इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। सर इसमें तो कोई बदलाव और कोई तब्दीली फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। देखिए, बात यह है कि ये गवर्नमेंट है और मुल्क को चलाना होता है। गवर्नेंस यू हैव, इट इज नॉट दैट इजी। आप जो ये फैक्टर्स हैं, ये इन्हीं चीजों की वजह से आगे आपकी जो मजीद इस्तेकाम आएगा, क्योंकि बेहतरी है। जहाँ जो कमी है, लोगों की मुश्किलात हैं, लेकिन देखे ना, एक वक्त था कि हम ये हर वक्त ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट कर रहा है, कल डिफॉल्ट कर रहा है, आज डिफॉल्ट कर रहा है। पहले उन्होंने कहा जून में डिफॉल्ट कर रहा है, फिर उन्होंने इमरान साहब ने कहा सितंबर में डिफॉल्ट करेगा, फिर उन्होंने कहा जनवरी में डिफॉल्ट 2023 जनवरी में करेगा। अभी आज कोई डिफॉल्ट की बात नहीं हो रही। तो देखिए ये बेहतरी आ रही है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से ताजिर खुश हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर किया। तो अभी चीजें देखिए स्टेप बाय स्टेप होती हैं, मुश्किलात लोगों में हैं, लेकिन गवर्नमेंट को 5 साल काम करना, 10 महीनों में आप दोबारा शहद की दूध की नहरें नहीं बहा सकते। हर वक्त जो है वो मुल्क पे चढ़ाई हो रही है, अदम इस्तेकाम पैदा किया जा रहा है, मुल्क में अफरा तफरी पैदा की जा रही है। अच्छा, अदारों पे अटैक हो रहे हैं, तो ये चीजें जो है, और उसके बाद आपके सामने तशद्दुद और दहशतगर्दी कितनी हो रही है, वो भी आपके इशूज हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के मामले से कितनी इन्फिल्ट्रेशन वहां हो रही है। तो ये बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन आस्ता आस्ता इस्तेकाम आएगा। तो जो चीजें बेहतरी हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो कमियां हैं उनको आप इशू हाईलाइट करें।
ये कोई इशू नहीं है कि इमरान खान जेल में है या बाहर है, कोई इतिहाद बन रहा है, कोई जनाब ये जो जिसी अदालत में क्या हो रहे हैं, ये इशू नहीं है। आम आदमी का इशू यही है जो आप बात कर रहे हैं, और इन इशू पे बात करना चाहिए, और हुकूमत है इन चीजों में तनकीद करनी चाहिए कि जनाब आम लोगों को जो रिलीफ नहीं मिल रहा, और रिलीफ देखें पंजाब में लोगों को रिलीफ मिल रहा है, वहाँ लैपटॉप दिए जा रहे हैं, बच्चों को उनको लोन दिए जा रहे हैं, किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है जहाँ कमियां हैं वो इशू जरूर हाईलाइट करें, लेकिन जो जितनी बेहतरी आ रही है उनको अप्रिशिएट करें। हर वक्त कर्नल साहब आपकी तरफ आ रहा, हाजी साहब हैं इस वक्त हमारे साथ? हाजी साहब आवाज आ रही है सर? जी जी हाजी साहब ये बताइएगा, आप ऑब्वियसली आप मोस्ट रेलिवेंट पर्सन हैं इस सवाल के लिए, फिर मैं जाहिर सी बात महमूद मौलवी साहब की तरफ भी जाऊंगा। आपको लग रहा है केपी में करप्शन हो रही है हुकूमती लेवल पर इस वक्त? देखिए, करप्शन और करप्शन को रोकने के लिए अपने इदारे हैं। हम मुल्क में इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल पाकिस्तान का जो सारा सिस्टम है ना, कोई गरीब आदमी अपना मामूली काम भी बगैर करप्शन का नहीं कर सकता। और ये दरअसल ये रियासती इदारों, आईन और पार्लियामेंट की कमजोरी है। मुझे कोई बता दे कि कोई एक घर का अपना नक्शा बगैर पैसों का पास करे, तो हम किसी पर ये इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन ये कहते हैं कि इसको दुरुस्त करना चाहिए। जो मेरे भाई बेटे हैं ये खुद भी इस प्रोसेस से गुजरते होंगे कि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि ये बगैर इसके नहीं हो सकते। लेकिन इस वक्त मेरे भाई ने जो कहा कि ये चीजें इन्होंने गिनवा दी, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं ये गिनवाया कि बेरोजगारी कितनी है। बिल्कुल सर, मैंने आपके सामने सवाल भी किया सर हाजी साहब। और मुल्क का जो ब्रेन है वो कितनी तेजी से बाहर जा रहा है, हमारे मुल्क के सनतकार कितनी तेजी से बाहर जा रहे हैं, इस मुल्क से कितना इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, इस चीजों को भी सोचना चाहिए। देखिए, हम ये रियासत हमारी है। सर आपको नहीं लगता कि हाजी साहब, क्योंकि आप तीनों माशाल्लाह, महमूद मौलवी साहब हो गए, कर्नल मारूफ साहब हो गए, आप बजाते खुद हो गए, आप लोग एक सीनियर सियासतदान हैं, आपको नहीं लगता सर सियासी इस्तेहकाम पिछले 2 साल में आ सका है पाकिस्तान में? पीडीएम की हुकूमत बनी, लेड बाय मुस्लिम लीग नून, दोबारा से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, माशी इस्तेहकाम खुद आएगा। ये एक तरीके से फ्रूटफुल रिजल्ट होता है सियासी इस्तेहकाम का। आपको लगता है सर सियासी इस्तेहकाम है मुल्क में? हाजी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये एक अटल फैसला है और एक अटल कानून है, लेकिन हम लोग हर रोज खुद ही अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा इस मुल्क का सिस्टम इस तरह है कि आज से अगर आप 28 माह पहले देख ले तो क्या शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे? जेल में थे ना। ये तमाम उजरा कहाँ थे? जेल में थे। ये जो मुकदमात कायम किए थे ये जेल में थे। उस वक्त मेरे भाई की तरह ये लोग कहते थे कि ये जातियात है, गलत काम है। आज उल्टी गंगा बह गई तो इमरान खान और उनके उजरा और उन लोगों पर मुकदमात बने, जेल में थे। ये अगर आप 70 के दहाई से लेकर, तो ये कभी इस तरह घूमता है, कभी उल्टा घूमता है। ये सियासी लोगों का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है कि इससे बरात का ऐलान करे कि हम इस तरह के निजाम के हामी नहीं होंगे। और फिर आखिर में देखो, लोगों को जेलों में रखना ठीक है, अगर कोई गलत काम करे उसके लिए जेल है, कानून है, आईन है, अदालतें हैं। आज तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि अदालतों को भी इस तरह तकसीम किया गया कि पता नहीं आने वाले वक्त में फिर हमारी रियासत का क्या होगा। ठीक है, इसलिए मैं जरा महमूद मौलवी साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। महमूद मौलवी साहब, सर ये बताइएगा, आप जाहिर सी बात है सीनियर सियासतदान हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। लेट सपोज अगर ये मुज़ाकराती अमल जो है, जो भी फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम इसका बॉयकॉट करते हैं, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे अनटिल अनलेस हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करे। लेट सपोज अगर ये ऐलान नहीं होता है और ये मुज़ाकरात
बिना नतीजा खत्म हो जाते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या रह जाएंगे इसके बाद? देखिए, ऑप्शंस तो इनके पास बहुत सारे होंगे, मगर मैं तो ये कहूंगा, जैसे अभी हमारे हाजी साहब भी बात कर रहे थे और कर्नल साहब भी बात कर, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। देखिए, एक तो हमें, मेरे भी ये सोचे कि एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस क्यों नहीं बना लेते। देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर बैठ जाएं तो देखें ये शिकवे शिकायतें टेबल पे भी खत्म हो सकते हैं। देखें, आज जो बिल्कुल ये बात मेरे भाई सही कह रहे हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। माशी इस्तेकाम बहुत बेहतर हो चुका है। कर्नल साहब ने बहुत सी चीजों को वाजे किया, मगर कुछ चीजें भूल गए, तो मैं उनको बता दूं, आटा 160 रुपए और 170 रुपए किलो से आज 90 रुपए किलो में बिक रहा है। तो आप ये देखें, तकरीबन 50% कम हो चुका है आटे की कीमत। घी की कीमत जो कि 650-700 रुपए थी, वो कम होके आज 400-450 रुपए आई है। चीनी की कीमत कम आई है। सब्जी देके हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को ऊपर बेहतरी आ रही है। आपको मैं आज बताऊं कि अगर आप बाजार में आलू की कीमत देखें तो 90 रुपए से 100 रुपए पे आ रही है। चीजें बेहतरी हो रही है। अरे महमूद साहब, आटा आप लोगों को मेरे ख्याल से 90 रुपए किलो मिलता होगा, मुझे तो 160 ही मिल रहा है। नहीं, अगर मैं आपको ये दावे से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में 100, उसकी वजह ये देखे, मैं आपको बताऊं, मैं इस बात को तस्लीम करूंगा कि आटे की रेट में कमी आई है, लेकिन सर 90 रुपए का मेरा नहीं ख्याल कि मिल रहा है। नहीं, मैं उसकी वजह, इतनी अथॉरिटी से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरी खुद की अपनी आटे की मिलें हैं, एक मिल नहीं है, मेरी 2 मिलें हैं, और हम जो बेच रहे हैं हम दुकानदार को दे रहे हैं 85 रुपए में, और दुकानदार को रिटेल 90 रुपए में। कराची की बात कर रहा हूँ। आप होलसेलर को दे रहे हैं? होलसेलर को 85 रुपए में हम आटा दे रहे हैं, ठीक है ना, रिटेलर को 90 में दे रहा है। 90 में जो है रिटेलर बेचना चाहिए। और ये चीजें देखे बहुत बेहतर हो चुकी है। मतलब मैं अक्रॉस द बोर्ड की बात, मैं कराची की दावे से बात कर रहा हूँ कि कराची में जिस आप आटे की कीमत जो है वो मतलब एसोसिएशन से आप पूछ लें, कहीं से भी पूछ लें कि देखें 85 रुपए 86 रुपए में होलसेलर को डिलीवर किया जा रहा है, और कमिश्नर कराची ने 90 रुपए में सेल भी हो रहा है। आप ये देखें, अंडे कहाँ चले गए थे, वो कम हो गया। देखिए, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आज इंडस्ट्री अब दोबारा। इजाजत दें जरा, मैं शुएब शाहीन साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, मैं अगर आप इजाजत दें, आप तीनों मेहमान, तो जरा मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शुएब शाहीन साहब, सर ये मुज़ाकरात फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि हम इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना रही? जी मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलेंगे? सर मैंने कहा कि हुकूमत ने ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया ना कि मुज़ाकरात अब नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं तो फिर हमने तो कह दिया है ना कि उस दिन इमरान खान साहब ने कह दिया था कि अगर आज वो जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो इट्स ओके। और इनकी संजीदगी का हमें पता चल गया कि जब हमारा तर्जमान है मुज़ाकराती कमेटी का हामिद रजा, उसका जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके घर पे छापा मारा उसको गिरफ्तार करने के लिए। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और दे आर नॉट सीरियस इन दिस सब्जेक्ट। तो फिर उन्होंने कहा कि बस आज से हमारी मुज़ाकराती गुफ्तगू खत्म हो गई, तो हमने खत्म कर दिया, खान साहब ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो सर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन रह जाएगा? मुज़ाकरात तो काफी लोग खुश थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक कैसे आगे बढ़ाएगी? जी आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, आवाज का। सर मैंने कहा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद मजीद क्या ऑप्शंस रह जाएंगे अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए? देखें, हम तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात में हैं और उनसे राब्ते में हैं, और उसके अलावा इन लोगों के पास कोई अखलाकी और सियासी साख इनकी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की ये मईशत की हमने बेहतरी कर दी। पिछले 1 साल के अंदर अंदर सिर्फ नेट बंद करने और स्लो डाउन करने से, सोशल मीडिया की पाबंदी से $1.62 बिलियन का इन्होंने लॉस किया, और पाकिस्तान नहीं सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा लॉस था। और इसी तरह आप देखेंगे दहशतगर्दी अपने अरूज पे है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कठपुतलियों के सहारे और सियासत में मुलव्वस है। इसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान का जो इमेज इन्होंने खराब कर दिया है वो आपने देख लिया है। आज जो इनके दोस्त ममालिक है वो भी नाराज है, जो मुखालिफ है वो तो है ही है। ना इंटरनेशनल रिलेशंस इनके दुरुस्त है, ना इनके यहाँ इंटरनल इश्यूज जो है वो उनको रिजॉल्व करने में कामयाब हुए हैं।
और आइन और कानून की पामाली सरेआम सबके सामने मुस्तकिल बुनियादों पर जारी हो सारी है। जबर और जुल्म का निजाम ज्यादा देर के लिए कायम नहीं रह सकता, ये अपने बोझ तले खुद ही खत्म हो जाएगा और उसके लिए तो हमारी जो जिद्दोजहद है वो पुरअमन जिद्दोजहद है, वो हम जारी सारी है। इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि ये सब जिस तरह निजाम इंसाफ के ऊपर ये हमलावर हो चुके हैं, इनके पास सिवाय इस बात के ये कठपुतली अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, ये इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई अखलाकी जवाब बाकी है या अवाम इनको एक्सेप्ट करने को तैयार है। इनके खिलाफ अवाम और इन कठपुतलियों के दरमियान इस कदर खलीज पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान से लोग सरमाया लेके मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है, लोग सरमाया लेके मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक लिहाज से ये शो करती हैं कि पाकिस्तान का जो मामलात है वो दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहे। सर मेरा सवाल आपसे ये है, इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत किसको है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि हुकूमत को है? देखिए, मुज़ाकरात की जरूरत इस वक्त पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के मसाइल तभी हल हो सकते हैं कि जब संजीदगी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, संजीदगी के साथ इन मसाइल से निकला जाए, और संजीदगी दोनों तरफ से जरूरी है। संजीदगी का तकाजा सिर्फ ये नहीं है कि हम तो इनके किसी और मुतालबे पे मान जाएं, और ये एक सिंपल सा जो जुडिशल कमीशन का है वो उसके लिए भी वो तैयार ना हो। अगर ये चोरी इनके नहीं है, इनके दिलों में, इनके दिमाग में इन्होंने चोरी नहीं की हुई, तो ये बना लें कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन, ताकि सच सामने आ सके। अगर इसके लिए भी ये तैयार नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ ये मुल्क की तबाही भी किए जा रहे हैं, और फिर ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा भी हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इस तरह दो तरफा या ये जिसको कहते हैं ना हिपोक्रेसी, ये इस तरीके से नहीं चल सकती ज्यादा देर के लिए। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, अली अमीन गंडापुर साहब को केपी की सदारत से हटाना, जवाब ये देना कि वो वजीर आला भी हैं। सर माजी में खान साहब भी वजीर आजम थे, वो तो चेयरमैन भी थे, शामिद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन थे, वजीर खारजा भी हो रहे, परवेज खटक साहब वजीर आला भी थे और साथ साथ वो सदारत भी कर रहे थे। आपको लगता है अली अमीन गंडापुर साहब को सदारत से हटाना क्या यही वजह है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, ये जो वजारत उनको दी गई है, वो सदारत दी गई है, तो वो वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कंसल्टेशन से और उनकी एडवाइस पे हुई है, यानी उनकी मुशावरत से जुनैद साहब को दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो कि आपको पता है केपी के की बहुत बड़ी आवाम, बल्कि 90 या 95% आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और तीसरा टिनोर है उनका। तो नेचुरली तंजीमी मामलात भी हैं और वजारत आला की जिम्मेदारियां भी हैं। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ही ये प्रपोज किया और जिसको इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि इससे पार्टी की तंजीम साजी में बड़ी मदद मिलेगी और इसका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जुनैद साहब भी एक बड़े नजरियाती और पुराने वर्कर हैं, खान साहब के सिपाही हैं, साथी हैं, और हमेशा से उन्होंने खड़े रहे हैं और कैदोबंद की सोबतें भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कदम नहीं डगमगाए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ द पीटीआई। बिल्कुल, और जैसे आने वाले वक्तों में जिस तरह से सदारत किसी और के हवाले की गई, तो अली अमीन गंडापुर साहब की रिकमेंडेशन में वजारत आला भी किसी और को दी जा सकती है? सर देखिए, अभी ऐसी कोई प्रपोजल सरफहरिस्त नहीं है और ना ही अंडर कंसिडरेशन है। बाकी तो जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने एमएनए का इलेक्शन भी लड़ा था और एमपीए का भी, तो खान साहब ने उनको खुद वजारत दी और वो कैंडिडेट उस वक्त नहीं थे वजारत आला की। तो ये डिस्क्रिप्शन है खान साहब की, वो जिसको चाहेंगे वो दे सकते हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और वर्कर का हक होता है, जिसको खान साहब कहेंगे वो बन जाएगा, उसमें तो कोई दूसरी कोई इशू नहीं है। लेकिन सरे दस अगर कोई ये कहे कि इस वक्त चेंज करने का कोई सोच रहा है, अभी तक इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से भी हुकूमत काफी ज्यादा अब जल्दी में नजर आ रही है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों इस पे सहाफी मुखालिफत इसकी कर रहे हैं और क्यों हुकूमत को इस वक्त इसकी इतनी अशद जरूरत है? कर्मा मारूफ साहब, सर ये आप इस पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि वैसे होता ही है कि जब भी आप अपोजिशन में होते हैं तो आप सहाफियों का साथ दे रहे होते हैं। जैसे ही कोई भी जमात अपोजिशन से हुकूमत में आती है तो सबसे पहले शायद आजादी इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करती है। आपको लगता है कि ये भी इसी वजह से सहाफी इसी वजह से एहतजाज भी कर रहे हैं आपके मिलकर?
हेलो जी, आवाज आ रही है सर? जी, मुझे बात नहीं समझ आई, आप क्या क्वेश्चन क्या है? सर कर्नल मारूफ साहब, मैंने आपसे सवाल ये किया, ये पीका ऑर्डिनेंस है, ये इस पर एहतजाज भी हो रहा है, सहाफी इस पर काफी ज्यादा बात भी कर रहे हैं। जब भी कोई सियासी जमात अपोजिशन में होती है वो सहाफियों का साथ देती है, लेकिन जैसे ही वो जमात हुकूमत में आ जाती है तो कोशिश करती है आजादी इज़हार राय पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, बात यह है कि हमारी बदनसीबी ये है कि हमें एज ए कौम, हम लोग जो हैं वो किसी भी हदूद और क्यूद में काम या किसी कानून में काम करना हमने सीखा ही नहीं है। अभी देखें, इस पीका कानून में या लॉ है या एक्ट है, इसमें कौन सी चीज है? अभी मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों वहाँ इंग्लैंड में हमारी एक एमपी है, पाकिस्तान बेस हैं, उनका नाम है नाज शाह। उन पर ड्यूरिंग कैंपेन किसी, वो भी को पाकिस्तान का दूसरा, उसने थोड़ा उनको उनके साथ बदतमीजी की और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की, और जो हमारे यहाँ आम कल्चर है इस तरह की वो गुफ्तगू की, तो अभी उसको सजा हो गया वहाँ। और ये आम अभी जो टेलीग्राफ है और इस तरह मुख्तलिफ जो मीडिया है वहाँ वो आई हुई है। हमारे यहाँ तो जो साफी हैं वो कहते हैं किसी हदूद और क़यूद के बगैर, किसी कानून के बगैर जो दिल में हमारे आए वो कह दें, जो झूठी। इसी वजह से हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी ज़्यादा है कि किसी भी खबर को बगैर तहकीक किए हुए, बगैर जांचे हुए उसको आगे फैला दिया जाता है, जिसका नतीजा क्या होता है, और लोग जो हैं वो लोगों का इस तरह जहन बन जाता है। और उसी वजह से हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ज्यादा है, या हमारी सोसाइटी में तशद्दुद बहुत ज्यादा है। रोज आप सोचते हैं कहीं लड़ाई हो रही है, फसाद हो रहे हैं, कत्ल हो रहा है, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, वायलेंस हो रहा है। तो सर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना। अभी अगर पीका में कोई काबिल एतराज बात है, कोई काबिल एतराज बात है, तो वो वहां जाके बात की जा सकती है। अभी इशू ये है कि ये लोग वहां मान लेते हैं बातें और बाद में आगे शोर करना शुरू कर देते हैं। पीका कानून में कोई ऐसी बात नहीं है। पंजाब के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से, लाहौर यूनिवर्सिटी के हवाले से कितना शोर हुआ था, बच्ची के साथ ये हो गया, बच्ची के साथ वो हो गया। जिन जिन लोगों ने उस पर बात की थी आपने उन सब के खिलाफ पर्चे किए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यूट्यूब बंद हो जाएगा, इंटरनेट की सर्विस को मुअत्तल कर दिया जाएगा, टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सर मीडियम के खिलाफ कार्रवाई करने से अच्छा नहीं है कि जो मीडियम का गलत इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? तो ये उन्हीं के खिलाफ है ना कि जो झूठी खबर फैलाएगा, जो झूठी खबर आगे, जो जिस वजह से माशरे में अफरा तफरी पैदा होगी, झूठी खबर जिसकी वजह से किसी दूसरे की इज्जत नफ्स मजरू होगी, किसी का तक अमेज, तो ये बेसिकली यही है कि ऐसी खबर जो कि बिल्कुल झूठ के बुनियाद हो और जिसके जो मोटिव्स हैं वो अल्टीरियर किस्म के हों, किसी को बदनाम करने के लिए या माशरे में खिलाफ, ये उसी के खिलाफ है। और इसमें कहीं नहीं है कि जेन्युइन खबर हो और उसके खिलाफ सजा होगी या उसके खिलाफ तहकीकात होगी। सर बड़े मजे की बात ऐसी है, पीका ऑर्डिनेंस की शुरुआत गालिबन शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में हुई थी और उस वक्त आप लोगों ने इसकी मुखालिफत की थी, लेकिन आपने हुकूमत में आती उसको नाफिज कर दिया। देखें, बात यह है कि ये पीका जो कवानीन हैं, ये जब से आपकी सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हुआ है, साइबर लॉ भी बने हैं, साइबर एक्ट भी आया है और उसके बाद अभी पीका आया है। कहने का मतलब है कि उसमें मैं इतना कानून का माहिर तो नहीं हूं ना, मुझे इतनी ज्यादा है, लेकिन मैं कहता हूं कि हर चीज में कानून तो होना चाहिए, हदूद और हुदूद होने चाहिए, कुछ नाम होने चाहिए, अदब अदहाब रहना चाहिए। हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया दूसरे मुल्कों में भी देखें, अभी ये जो एक्स है इसकी उधर भी जो टिकटॉक पे अमेरिका भी पाबंदी लगी हुई है, वहाँ इतना शोर शराबा नहीं है। हमारे मुल्क में इतना शोर शराबा हो जाता है, वहाँ भी ट्रम्प साहब ने वहाँ लगाया और भी मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ी पाबंदी हटाई है, लेकिन फिर भी अभी उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसमें अगर कमी बेशी है तो अपोजिशन है, पार्लियामेंट है, वहाँ अपोजिशन जाके इनके लेकिन जब आप पार्लियामेंट वहाँ पार्लियामेंट में जब अपोजिशन बैठेगी नहीं, बात नहीं करेगी, तो फिर ये मसाइल फिर हुकूमत को खुला ग्राउंड में जाता है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका कदर नहीं आनी चाहिए, बात है। तनकीद होनी चाहिए, सच्चाई बात होनी चाहिए, लेकिन जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो जिसकी वजह से माशरे में और अदारों में गैर जरूरी किस्म की तनकीद होती है, ऐसी खबरें या झूठी खबरें नहीं होनी चाहिए। ये तो बात बड़ी सीधी है। ठीक है, महमूद मौलवी साहब आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है सर। आपके लास्ट कमेंट सर इस पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से। देखिए, ये एक चीज है, ये जो पीका ऑर्डिनेंस है ना, ये ऑर्डिनेंस तो सही है, मगर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मशावरत से अगर सबको ऑन बोर्ड लेके बनाया जाता तो बहुत बेहतर होता।
उसकी वजह यह है कि इसकी जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कर्नल साहब से एग्री करता हूं, इसकी जरूरत है, मगर अगर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके और सबको बिठा के देखिए ये चीजें ऑर्डिनेंस आ जाती तो बहुत बेहतर होता, बनिस्बत के जी वन साइडेड लेके आ जाए। उसकी वजह के सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं और चीजों को सॉर्ट आउट करें। जैसे मैंने कहा ना, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है के बजाय ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाए ना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए और कुछ चीजों के ऊपर तय कर ले कि जी हमें इस मुल्क को चलाना कैसे है। इकोनॉमी के ऊपर भी जो मिसा के जो है जो मईशत भी आ जाए, क्योंकि आज एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में नून लीग ने इसको नाफिज तो किया है, लेकिन कल को नून लीग भी इससे मुतासिर हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कर्नल मारूफ हमारे साथ मौजूद थे, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हाजी गुलाम अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।